हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ Vivo X200 का। हम इसकी प्रोज कॉन्स की बात करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे सिमिलर एज मोबाइल फ़ोन के साथ में। मैंने फ़ोन जनवरी 2025 में ख़रीदा था और सितंबर 2025 में मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ का मेरा यूज़र रिव्यू रहेगा। देखिए, सबसे पहले इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। तो फ़ोन स्लिम है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सॉलिड फील होता है हर जगह से, कहीं से भी आपको होलो फील नहीं होता है। लाइक अगर OnePlus 13 में देखेंगे आप बैक को, तो काफ़ी होलो फील होती है वो। इसके अंदर डेंसिटी काफ़ी सही से फील होती है फ़ोन की। बैलेंस है अच्छे से, 190 ग्राम का वेट है इसका। साइड में हल्का हल्का कर्व है, बहुत माइन्यूट। सैमसंग गैलेक्सी S7 है या S8 या S10 जितना कर्व नहीं है, बहुत ही हल्का सा कर्व है। कैमरा बम्प काफ़ी बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। ऑक्सीजन OS अगर मैं OnePlus 13 से कंपेयर करूँ तो उससे तो काफ़ी बड़ा कैमरा बम्प है। वॉल्यूम बटन और ऑन ऑफ बटन दोनों एक साइड पे ही है, तो एक्सीडेंटल टचेस इसमें होते रहते हैं। आप ऑन ऑफ का बटन दबाना चाहेंगे तो वॉल्यूम दब जाएगा, वो सब इसमें रहते हैं। अगर आप वॉल्यूम डाउन करना चाहें गेम खेलते टाइम तो गलती से आपसे ऑन ऑफ का बटन दब जाता है। ये एक इशू मुझे प्रैक्टिकली फील हुआ इसके अंदर। साइड में आपको 1 2 3 एंटीना कटआउट्स है। आपको जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मेटल के फ़ोन्स के अंदर नेटवर्क इशू जाने के लिए आपको एंटीना कट्स देने पड़ते हैं, प्लास्टिक के फ्रेम्स। इससे आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं फ़ोटो में देख के कि फ़ोन मेटल का है या नहीं है, मतलब फ्रेम एल्यूमिनियम का है या नहीं है। 2 आपको ऊपर मिल जाते हैं, 2 आपको इस साइड मिल जाते हैं, 2 आपको नीचे मिल जाते हैं, तो नेटवर्क कवरेज इसका अच्छा ही रहेगा। ऊपर आपको डेडिकेटेड माइक मिल जाते हैं 2, एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए है। नीचे आपको सिम USB 2.0 स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं इसमें। USB 2.0 भाई बड़ा स्लो है। अगर 256 GB की आप इसके डाटा डालने बैठ गए ना तो पूरे दिन बैठे रहो। मैं तो परेशान हो जाता हूँ इसको डाटा डालने में, इतनी स्लो स्पीड है इसकी डालने की कि तंग आ जाता हूँ। अगर मैंने अपने पुराने फ़ोन से इसके अंदर डाटा मैं डालता हूँ, जब मैंने लिया था तो परेशान हो जाता हूँ मैं। 4.0 तो होना चाहिए था। जो ईयरपीस है काफ़ी अंदर घुसा हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर मिट्टी विट्टी नहीं घुसती है और काफ़ी स्लिक लगता है ये। अगर आप इसमें देखेंगे आपको पता भी नहीं चलता। बेजल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, बट क्योंकि इसको क्वाड कर्व बनाया है, थोड़ा थोड़ा साइडों से कर्व है, तो इस वजह से आपको बेजल एक फ्लैट स्क्रीन के मुकाबले ज़्यादा फील होंगे, बट स्टिल काफ़ी कम है। कैमरा होल पंच आउट छोटा है, सैमसंग के अंदर ज़्यादा छोटा होता है, इसके अंदर सैमसंग के कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा है, बट स्टिल मैनेजेबल अच्छा है। पीछे से भी थोड़ा कर्व किया हुआ है। अब बात आती है सिंगल हैंड यूजिबिलिटी की। हालांकि इसका फॉर्म फैक्टर ठीक साइज का है, छोटा नहीं मैं बोलूँगा, 6.7 इंच स्क्रीन है, बट सिंगल हैंड से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अगर आपका छोटा हाथ है तो। आपको पीछे अगर आप इसको ऐसे करके पकड़ेंगे, यहाँ पर अपना फिंगर रख के, तो आप अपना अंगूठा ऊपर तक नहीं लेके जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ कैमरा बम्प पे हाथ रख के पकड़ यूज़ करना पड़ेगा, जिससे इसके कैमरा बम्प पे फिंगरप्रिंट के निशान पड़ जाते हैं। तो फोटो खींचने के लिए आप इसको रब करते हैं अपनी जीन्स के साथ में, शर्ट के साथ में, तो इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिकल जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो है ये। तो मुझे इस पर अनफॉर्चुनेटली लेमिनेशन करवानी पड़ी ऊपर बम्प पर। अब मेन इशू क्या है इसमें, यहाँ पर एक टेलीस्कोपिक लेंस है जो स्क्वायर शेप में आपको रेक्टेंगल शेप में मिलेगा। यहाँ पे एक वाइड एंगल कैमरा है, यहाँ पे एक नॉर्मल लेंस है, और यहाँ पे नीचे जो ये 4th सर्कल है ये लेजर ऑटो फोकस है, और यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। तो ये कैमरा नहीं है, मुझे पहले डाउट था। साइड की जो रिम है ये मेटल की है, अलग सी उभरी हुई लगती है, और इस पर साइडों में ऐसे चूड़िया टाइप भी दी हुई है। पहले तो मैंने ट्राई किया था खोलने का, बट ये खुलता वुलता नहीं है, ये परमानेंट है इसके ऊपर। साइड में आपको ड्यूल फ्लैश लाइट मिल जाती है। फ्लैश लाइट इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, सोबर टाइप की है, फोटोज़ के लिए सही है, बट अगर आप इसको लेके घूम रहे हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लगेगी। ये फैलती ज़्यादा है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है। समझ गए होगा आप मेरे कहने का मतलब। ये इसका कंप्लीट ओवरव्यू हो चुका है। एक मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें इशू है कि अगर आप कैमरा लेंस के ऊपर लेमिनेशन करवा लेते हैं तो आप 100x जूम पे फोटो सही से नहीं ले पाते, क्योंकि वो कैमरा जो इसके ऊपर लेमिनेशन है वो फिर इश्यूज़ क्रिएट करती है। अगर आप नॉर्मल फोटोज़ लेते हैं तो लेमिनेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अगर आप फ़ोन ले रहे हैं तो उस पर लेमिनेशन करवा लीजिए तो बेहतर रहेगा। इसके ऊपर प्री अप्लाइड एक ग्लास आता है जो कि मेरा उतर गया था। आपको मैं बता दूं साइडों से कर्व है तो इस पर टेम्पर नहीं लग पाता, टेम्पर उखड़ जाता है, तो आपको जो पुराने स्क्रीन गार्ड आते थे ना नॉर्मल वाले, वो लगवाने पड़ेंगे इस पर। तो इसमें अच्छी बात यह है कि वीवो आपको लाइफ टाइम फ्री टेम्पर ग्लास और कवर देता है। अब कभी भी आपका उतर गया तो आप केयर पे जाके लगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत से लोगों को नहीं पता, आप कमेंट शेयर करके उनको बता सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने ब्लैक कलर का फ़ोन लिया है तो आपको ब्लैक कलर का कवर मिलेगा, बिल्कुल हल्का सा है, इस पर कोई रिजिडिटी नहीं है, तो गिरने से आपका नहीं बचाएगा, जस्ट फॉर स्क्रैचेस। और ये काफ़ी पतला है, हल्का है, लाइक 10 ग्राम का है ये। इसका फ़ोन 190 ग्राम है।
मैंने तोल के देखा है। अगर आप ग्रीन कलर लेते हैं तो उसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन मिलेगा जो पीला पड़ जाता है। ब्लैक कलर के साथ में एक इशू है कि ब्लैक कलर पे कवर मार्क आ जाता है, साइडों में कलर उतरने लग जाते हैं। वही अगर आप ग्रीन कलर लेते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील का जो नेचुरल कलर होता है उसमें आता है, तो उस पर कवर मार्क्स आपको दिखते नहीं है, और कलर तो उस पर क्या ही उतरेगा, वो नेचुरल कलर है उसका, तो वो कलर थोड़ा अच्छा लगता है। बट ब्लैक कुछ लोग लेते हैं, उन्हें सोबर लगता है ब्लैक। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट कैमरा एक्सपीरियंस की। कैमरा एक्सपीरियंस के लिए मैंने यहाँ वीडियो डाली, आप उसमें देख सकते हैं। इस फोन्स की अगर मैं अच्छे की बात करूँ तो इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। कैमरा और बैटरी बैकअप इन दो से आपको कभी शिकायत नहीं होगी। आप S24 अल्ट्रा खरीद सकते हैं, आपको उससे शिकायत हो सकती है कैमरा से, बैटरी से, बट इससे आपको नहीं होगी। ये दो चीज़ों की मैं आपको गारंटी दे दूँ। आप OnePlus 13 ले लीजिए, आपको बैटरी का इशू उसमें फील होगा कुछ टाइम बाद में, क्योंकि वो फ़ोन जब गर्म होता है तो बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन करता है। नॉर्मल इन्वायरमेंट में आप बाहर काम कर रहे हैं, राजस्थान की समर्स है, तो उस केस में आप फोटोज़ वीडियोज़ बना रहे हैं तो उसमें बैटरी बड़ी जल्दी डिग्रेड होती है। स्नैपड्रैगन एलीट प्रोसेसर बहुत ही एनर्जी हंग्री प्रोसेसर है, तो वो बहुत बैटरी लेते हैं। इनफैक्ट जो इसके अंदर Dimensity 9400 प्रोसेसर है वो 3nm का आर्किटेक्चर है, और ऊपर से फन टच ओएस के साथ में उसकी स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन है। एक बात मैं आपको बता दूं, वीवो का फन टच ओएस Dimensity के साथ में, मीडियाटेक Dimensity के साथ में बेस्ट ऑप्टिमम बैटरी लाइफ देता है। आप कोई भी वीवो का फ़ोन देख लीजिए, और ऊपर से फन टच ओएस ऐसा है कि मिनिमलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है उसमें मतलब कि इसको उतना इसको पॉलिश नहीं किया, तो बैकग्राउंड में ऐप्स इतनी नहीं चलती है, तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली अच्छी मिलती है आपको। रैम मैनेजमेंट आपको बड़ा अच्छा मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। आप नेक्स्ट डे भी आप 10 आपने ऐप खोल रखे, आप नेक्स्ट डे भी ऐप को खोल के देखेंगे तो आपको वहीं के वहीं ऐप में कंटेंट मिल जाएगा, वो बहुत बढ़िया। आपने किसी ब्राउजर के अंदर टैब्स खोल के रखे हुए हैं तो वो आपको वैसे के वैसे मिल जाएंगे, वो लोड नहीं होंगे वो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉल क्वालिटी की। तो इसकी कॉल क्वालिटी देखिए, वो SAR वैल्यू पे डिपेंड करती है। आप सब लोगों को इस बात का पता होगा कि जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं उसमें SAR वैल्यू लिमिटेड होती है, क्योंकि वो एक प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करते हैं। अगर SAR वैल्यू कम है तो वो इतनी रेडिएशन ना देगा, ना वो कैच कर पाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप बेसमेंट में किसी आईफोन को, सैमसंग S24 S25 सीरीज़ को या प्रीमियम फ़ोन को लेके जाएंगे तो एज कंपेरिजन टू 10-15 हज़ार के जो फ़ोन है उनके कंपेरेटिवली उनमें नेटवर्क कम आते हैं। ये जेन्युइन सी चीज़ है। अगर इसकी यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कुछ ग्लिचेस है, जिस तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो मुझे ग्लिच देखने को मिला। तो जैसे कि ये अभी इसमें ग्लिच है, ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर अटक गई। अब इससे नीचे ऐसे जाएगा और इससे नीचे हो ही नहीं रहा। दैट्स द मेन इशू। तो ये फन टच ओएस में इस टाइप की ग्लिचेस आपको देखने को मिलेंगी यूआई में ना। तो जैसा कि फन टच ओएस के ग्लिचेस के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप देख सकते हैं कि ये 74% चार्ज हो रखा है, क्योंकि लैपटॉप से कनेक्टेड है तो ये 74% चार्ज हो गया। ये चार्जिंग स्टॉप नहीं कर पाता। जबकि आप सेटिंग में देखेंगे, बैटरी में देखेंगे, बैटरी हेल्थ अपर लिमिट मैंने 70% पे कनेक्ट कर रखी है, बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन। 74% हो चुका है और भी बढ़ रहा है अभी आगे से आगे। सो ये भी एक ग्लिच है इसके अंदर। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, हैंडेबल है। अगर आप डेडिकेटेडली एक फन टच OS 15 की फीचर्स की देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। BGMI का गेम प्ले मैंने इसमें डाल दिया, 120 FPS पे आप इसको खेल सकते हैं। इसके अंदर अल्ट्रा गेमिंग मोड आता है जो कि यूजलेस है, बिल्कुल फालतू है। वो गेम के साथ में कोई FPS नहीं दिखाता है, कोई इन्हांसमेंट नहीं करता है विजुअल का, जस्ट कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देगा जो कि और गंदे लगते हैं। तो मुझे वो यूजलेस लगा उसके बारे में, इसलिए मैंने कोई रिव्यू नहीं करा इसमें। iQOO के अंदर डेडिकेटेड फीचर्स है गेम के, लाइक वो FPS भी दिखाता है, थोड़ा फ्रेम रेट भी बढ़ा देता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है यार। CPU GPU यूसेज कुछ भी नहीं दिखाता। जस्ट उस ऐप के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाएगा, बट जैसे आप गेम खेलने लगेंगे वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं है। एक इस फोन के अंदर इशू क्या है कि जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, लाइक कोई पॉपअप नहीं है, डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। क्या बग है ये? एटलीस्ट 3, 2, 1 कुछ तो दिखाना चाहिए। इसके अंदर कुछ ब्लोटवेयर्स आपको मिल जाते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। कैमरा के फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इनबॉक्स कंटेंट आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका Vivo X200 का इतना बड़ा बॉक्स आता है। Vivo के फोन्स के सारे के बड़े ही बॉक्स आते हैं। इसके अंदर आपको ये फ़ोन मिलेगा, कवर मिलेगा, ये आपको फ़ोन मिलेगा, और ब्लैक मॉडल के साथ ब्लैक कलर का कलर आता है। कवर आता है एक पतला सा, जिसपे आई थिंक कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बस ये आपको थोड़ा मोटा स्क्रैच से बचा सकता है। और जो ग्रीन कलर है उसके साथ में ट्रांसपेरेंट कवर आपको मिलता है, जो सिलिकॉन कवर होता है। 90 वॉट का आपको चार्जर मिलेगा, एडेप्टर मिलेगा, टाइप A टू टाइप C, और ये काफ़ी थिक केबल है, जो ज़्यादा लंबी नहीं है बट थिक काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं 2025 में इसकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो आपको 7 या 8 महीने पुराना Vivo X200
₹35,000 में मिल जाएगा, जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में होना चाहिए, जिसपे एक डॉट का निशान भी ना हो, बिल्कुल लैमिनेटेड ब्रांड न्यू। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। देखिए मैंने अपनी जितने भी लाइफ में यूज़ किए, मैंने हमेशा सैमसंग के फ़ोन यूज़ किए हैं, और सच में बताऊं टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद में बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई उसने टच ही नहीं किया, खुलता ही नहीं, अनलॉक ही नहीं होता है। कैसा अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, कोई यूज़ का नहीं है। ऑप्टिकल बहुत बढ़िया है, हर बार यूज़ होता है, हमेशा मैंने पहले वन प्लस के फ़ोन में भी यूज़ किया है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली अनलॉक होता है। तो आप अगर अल्ट्रासोनिक और ऑप्टिकल बोल के कोई बेचता है तो आप उसमें मत फंसिए, ऑप्टिकल इज ऑल्सो इक्वली गुड। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है, मैं सैमसंग के फ़ोन को लंबे टाइम तक नहीं चला पाता बिकॉज ऑफ बैटरी एंड हीटिंग इश्यूज़। S24 S25 इतने महंगे फ़ोन मैंने 75 हज़ार रुपये के लिए और उनको 35 हज़ार रुपये में बेचा है। लाइक मैंने S23 मैंने लिया था 75,000 का, वो मैंने 32,000 में बेचा। सिमिलरली S24 भी मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने 70,000 का लिया, वो आखिरी में 36,000 में बिका। तो उनके अंदर बैटरी इश्यूज हमेशा रहते रहते हैं। वीवो का फ़ोन और वन प्लस के फ़ोन, इनको मैं 1 साल चला सकता हूँ, मैंने पास्ट में चलाया भी है, जस्ट बिकॉज गुड बैटरी लाइफ। एक फ़ोन के अंदर आपको कैमरा और बैटरी लाइफ चाहिए होती है, दोनों इनके अंदर मिलती है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली ये फ़ोन इतने महंगे हैं, और 9400 डायमेंसिटी यार वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि आपको डे टू डे यूसेज में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप शटरिंग स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा फास्ट है, ऐप ओपनिंग स्पीड इतनी फास्ट है, तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्नैपड्रैगन एलीट या 9400 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बहुत बढ़िया है। BGMI में आपको 120 FPS की कंसिस्टेंट गेमिंग करवा देंगे 2-3 घंटा। स्नैपड्रैगन एलीट की जो प्रोसेसर है वो आपको बैटरी नहीं दे पाएंगे इतनी, तो कैसी गेमिंग, ये आपको ज़्यादा गेमिंग करवा देगा बिकॉज ऑफ बैटरी लाइफ। हालांकि थोड़ा सा कर्व की वजह से मेरे कई बार मैं टच करता हूँ तो टच रिस्पॉन्स नहीं आता, और टच रिस्पॉन्स थोड़ा इसका पुअर है, डेफिनेटली पुअर है। आई डोंट नो वो मेरी यूनिट का ही है क्या है, बट इसका टच रिस्पॉन्स पुअर है एज कम्पेयर टू OnePlus 13 ये सैमसंग के फोन्स का। ये मेरा एक डेडिकेटेड रिव्यू था। अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप इसको 35,000 में सेकेंड हैंड ले सकते हैं। मैं भी ये बेच रहा हूँ अपना फ़ोन, ये मेरा ऑलमोस्ट बिक चुका है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है अभी, कल इसको पर्सन ले जाएगा। दूसरा इसके अंदर क्या है कि बहुत से छोटे छोटे फीचर्स भर भर के डाल दिए हैं, बस उसको सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है। आपको इसके अंदर इतने फीचर्स मिल जाएंगे जो किसी भी आपको OS के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे आज 2025 में। एक छोटे से छोटा फीचर लाइक आपको एक्टिविटी कंट्रोल, वो डेडिकेटेड दिया हुआ है इसके अंदर, आप जाके उससे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी फ़ोन में आपको एक्टिविटी कंट्रोल नहीं मिलेगा, आपको गूगल के अंदर जाके अलग से खोलना पड़ेगा एक्टिविटी कंट्रोल। तो इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं तो इसमें डेडिकेटेड दिए हुए, लाइक इसमें हाउ मेनी टाइम यू हैव ओपन एन ऐप, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लाइक आपने व्हाट्सएप आज के दिन 120 बार खोल ली, उससे आपको इजीली पता चल जाता है कौन सी ऐप आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इसके अंदर आपको रिसेंट जो भी नोटिफिकेशन आई है उसके पता चल सकता है कि आपने किससे आपने चैट करी लास्ट टाइम में, वो भी आप पता लगा सकते हो। इवन आपने चैट डिलीट कर दी तब भी। तो काफ़ी सारे इसमें ऐसे अच्छे फीचर्स हैं जो आप मेरी फन टच OS 15 वाली वीडियो में देख सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर ये नया फ़ोन 45,000 का लॉन्च होता तो ये मैं इसको वैल्यू फॉर मनी मानता। 65,000 के अंदर दिस इज़ नॉट ए वैल्यू फॉर मनी। 5,000 रुपये इसमें इमीडिएटली उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 60,000 का, और जब ये लॉन्च होता है तो क्योंकि ये वीवो के फ़ोन ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि जो मार्केट है, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको कंपनी ज़्यादा वो मार्जिन प्रोवाइड करती है कि वो काफ़ी सस्ता दे सकते हैं। सिमिलरली इसका एक छोटा भाई है Vivo X200 FE, वो ऑनलाइन आपको 55,000 का दिखाएगा, बट इन मार्केट आप उसको 43,000 का नया ले सकते हैं। इतना ज़्यादा उसमें बार्गेन की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो अब इस रेट में अगर हम कंपैरिजन करें iQOO 13, तो iQOO 13 एक वैल्यू फॉर मनी है एज़ कम्पेयर टू Vivo X200, क्योंकि उसके अंदर Vivo की ही ऑप्टिमाइजेशन है। जस्ट अगर आप एक जाइस की कोटिंग और जाइस की कलर कैलिब्रेशन को छोड़ दे तो Vivo की जो पोस्ट प्रोसेसिंग वो आपको iQOO में भी मिलती है। कैमरा सेंसर सेम है, ऑलमोस्ट सिर्फ फोकल लेंथ का फ़र्क है उसके अंदर, तो वो फ़ोन भी आप ले सकते हैं। फ्लैट स्क्रीन के साथ में आता है, और थोड़ा बिल्ड क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। पीछे उसमें अंदर एक LED स्क्रीन लाइट भी है जो पुराने टाइप की वाइब देती है, जो नोकिया के फ़ोन में आती थी। पीछे की बजाय अगर आगे होती ज़्यादा बढ़िया थी। तो मैं इस फ़ोन को अगर आप लेना चाहते हैं कैमरा और बैटरी के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको 45,000 का नया मिल जाता है तो आप इसको ले लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करके iQOO को ले सकते हैं। ये मेरा डेडिकेटेड रिव्यू था। अगर आपको कुछ भी पूछना है Vivo के बारे में तो आप पीछे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं इमीडिएटली रिप्लाई कर दूंगा आपको विद इन 1 डे। और आई थिंक मैंने सारे इस पर कवर कर लिए। देखिए अब मैं इसको ऐसे नीचे रखूँगा तो भी इसका कैमरा बम पे स्क्रैच पड़ते ही पड़ते हैं, दैट्स एन इशू। यार ये बड़ा स्लो है भाई, सच में बड़ा स्लो है।
टेम्पर्ड ग्लास तो उन्होंने ईजी कर दिया। एक हाँ मैं बताना भूल गया, इस पर स्क्रैचेस बड़ी जल्दी पड़ते हैं। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है स्क्रैचेस की, हालांकि पीछे तो ये मैट है, तो मैं लेमिनेशन उतारूंगा तो ये मैट है, पीछे से आपको अच्छे से दिखेगा, बट स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। देख रहे हैं आप, इस पर दिखा पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक स्क्रैच पड़ गया था। ये 10-15 दिनों के लिए मैंने इस पर टेम्पर्ड नहीं लगाया था जस्ट, और एक चाबी से इस पर स्क्रैच पड़ गया। तो स्क्रैच इस पर बड़ी इजीली पड़ जाते हैं। तो जो इस पर स्कोट सेंसेशन इन्होंने जो दिया है कोटिंग, वो इतनी अच्छी नहीं है। डेफिनेटली गोरिल्ला की बढ़िया होती है। मेरे सैमसंग के फ़ोन पे कभी इतने स्क्रैच नहीं पड़े जो इस पर पड़ जाते हैं। तो दिस वॉज माई रिव्यू। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव सब्सक्राइब माई चैनल। और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, डेफिनेटली इतना पॉलिश नहीं था, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।